हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ड्यूस और एनसीएफ तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बात करें तो आपके लिए मैंने यूनिट भी कवर करा रखी है, तो यूनिट आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दो वन शॉट मैंने बना रखे हैं ईवीएस के लिए ही, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग बना रखे, तो आप देख सकते हो उसको भी। आगे बात करते हैं। तो आपके एग्जाम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि भाई संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पहले उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर भी आ जाता है। तो क्या होता है भाई बायोस्फीयर रिजर्व? देखिए ऐसे ना बड़े प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जिनको बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है? ताकि जैव विविधता बनी रहे, यानी कि जैव विविधता जो है उसको नष्ट ना हो जाए। और जो प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर अवेलेबल है ऐसे क्षेत्र में, उसका उपयोग हमें क्या करना है, सतत तौर पर करना है। मतलब कि सतत तौर पर क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब कि वो आने वाले जनरेशन के लिए बची रहे, है ना, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए और मानव और प्रकृति के बीच में बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए जो है सुरक्षित करे जाते हैं ऐसे क्षेत्र को। इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये जो अवधारणा है ना, ये वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये यूनेस्को ने डेवलप करी है। इस प्रोग्राम के तहत मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम MAB भी कह देते हैं। आगे बात कर लें। अब जो आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंतर्गत तीन भाग होते हैं: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। यानी अब मैं अगर किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कह रहा हूँ, तो उसका मतलब है उसमें तीन भाग शामिल है। एक तो कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र क्या है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, घूम भी नहीं सकते उस जगह पर। बफर क्षेत्र क्या है, यहाँ पर सीमित काम आप कर सकते हो, जैसे कि शोध शिक्षा रिगार्डिंग कोई काम करना आप कर सकते हो। संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, लोग रहते हैं और खेती काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि खेती वगैरह करना हो, वहाँ पर लोग रहते हैं। पूरा क्षेत्र रहेगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको हमने तीन एरिया में बांट दिया: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, वहाँ पर काम वगैरह भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? महत्व क्या होगा भाई इसका? जैव विविधता इससे बचती है, दुर्लभ जो पौधे हैं जानवर उनकी रक्षा हो जाती है, और पर्यावरण संतुलन बना रहता है इससे, ठीक है। इंडिया के अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ, सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना। आगे बात करें, राष्ट्रीय सौर मिशन एक अगला टॉपिक आपका आगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन ना भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी, एक योजना है जिसका उद्देश्य बेसिकली है क्या, देश में सौर ऊर्जा का विकास करना, उपयोग बढ़ाना। क्यों भाई? आपको पता होगा कि जो सौर ऊर्जा है ये कैसी है, ये गैर परंपरागत सोर्स है एनर्जी का, है ना। अब पेट्रोलियम है, कोयला, ये पारंपरिक स्रोत है ना, परंपरागत स्रोत है ये ऊर्जा का, जो पोल्यूशन फैलाता है ना, जो लिमिटेड है अपने पास। लेकिन सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है, अथाह है अपने पास, कितनी भी ले लो, है ना, प्रकृति ने बहुत अच्छे से दे रखी है अपने को। तो वही बात है, तो देश में सौर ऊर्जा का विकास करना है, उपयोग बढ़ाना है, यही अपना क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, जो कि भारत सरकार द्वारा लागू करा गया है। इसका बेसिकली मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? स्वच्छ, सस्ती और नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, एक बार खत्म हो जाती है फिर से बन जाती है, ध्यान रखना है। कोयला, पेट्रोल जैसे जो ईंधन है, इन पर निर्भरता कम करने, डिपेंडेंस कम करनी है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है और पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाती है ये। और ये जो मिशन है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करता है ना भाई, क्योंकि आप कोयला पेट्रोल जैसे ईंधन यूज़ करोगे तो जलवायु को बड़ा इम्पैक्ट डालता है ये। लेकिन आप सौर ऊर्जा जैसे जो नवीकरणीय संसाधन है या गैर परंपरागत साधन है, जो कि पहले से चलन में नहीं थे अब चलन में आ रही हैं, उनको हम गैर परंपरागत साधन बोलते हैं ऊर्जा की। तो उससे जलवायु परिवर्तन भी नहीं होता है और पर्यावरण ही बचा रहता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचक प्रजातियां। नाम से पता चल रहा है जो सूचना देने का काम करे। तो ऐसी प्रजातियां पौधों और जानवरों की जिनके होने से पर्यावरण की जानकारी मिल जाए कि पर्यावरण किस स्थिति में है, मतलब कि पर्यावरण ठीक चल रहा है या पर्यावरण में कोई समस्या है। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं? सूचक प्रजातियां बोलते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो ऐसी प्रजातियों की उपस्थिति या उनकी संख्या में कोई परिवर्तन आ रहा है, या इनकी स्थिति से किसी क्षेत्र के पर्यावरण की स्थिति का पता चल जाए, तो वो सूचक प्रजाति हैं। कहने का मतलब है, अगर ये प्रजातियां स्वस्थ रहती हैं तो पर्यावरण भी अच्छा माना जाता है। यदि इनकी संख्या घटने लगे तो ये प्रदूषण और या पर्यावरण के अंदर समस्या का संकेत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन है, तो ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो वायु प्रदूषण का सूचक है, अगर मान लो लाइकेन की संख्या में उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसका मतलब वायु प्रदूषण में कोई दिक्कत है, यानी कि वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। मेंढक की बात कर लो तो ये जल और भूमि पर्यावरण का सूचक है। तो ये जल और भूमि पर्यावरण के बारे में हमें सूचना देता है। समझ लो महत्व क्या है भाई इसका? तो ये प्रजातियां क्या करती है, पर्यावरण में होने वाले बदलावों की पहचान कराती है और चेतावनी देने में मदद करती है, ताकि हम टाइम पे एक्शन ले सकें। आगे हम बात करते हैं अंतःस्थल संरक्षण की, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन की, इंग्लिश में बोले तो अंतःस्थल संरक्षण बेसिकली होता क्या है? तो पौधे और जानवरों को उनके जो नेचुरल आवास हैं, जहाँ पर उनको प्रकृति ने उनका घर बनाया है एक तरह से,
उनको वहीं रहने देना सुरक्षित तरीके से, बिना कोई इंटरफेरेंस के। इसमें क्या होता है, जीव जंतुओं को जंगल, घास के मैदान, नदियों आदियों में स्वाभाविक रूप से जीवन जीने दे दिया जाता है। आपने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना होगा, तो ये अंतःस्थल संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। होता क्या है इससे भाई, ये जैव विविधता संरक्षण इस समय देखने को मिलता है, मतलब कि जैव विविधता बनी रहती है, और ये सबसे प्रभावी यानी इम्पैक्टफुल और दीर्घकालीन तरीका माना जाता है जो लंबे समय तक चलता है। आगे चलें। अब आपके एग्जाम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंस बताना होता है दो टॉपिक के बीच में, ठीक है, या दो सिनेरियो के बीच में, दो फिनोमिना के बीच में। उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, जलवायु परिवर्तन बनाम ओजोन परत क्षरण। होता क्या जलवायु परिवर्तन, पहले इसकी बात करेंगे, फिर हम ओजोन परत क्षरण की बात करेंगे। देखो भाई, जलवायु परिवर्तन आपको सिंपल सा मतलब समझ लेना है। आपको पता होगा किसी भी जगह का 50-60 साल का जो एवरेज मौसम होता है, उसको हम जलवायु बोल देते हैं। अब मान लो 50-60 साल के बाद उसमें कोई बदलाव आ जाए उस मौसम में, तो वो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए? यानी कि पृथ्वी के तापमान और मौसम में लंबे समय का परिवर्तन जलवायु परिवर्तन, अगर हम कंपेयर कलेक्टिवली पूरे अर्थ के लिए देख रहे हैं तो। किसी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का भी जलवायु परिवर्तन यही होगा कि लंबे समय के मौसम में परिवर्तन आना। इसका मुख्य कारण क्या होता है भाई, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जब वो एनवायरनमेंट में फैलती हैं, जैसे कि CO2, मीथेन, इन सबसे जलवायु परिवर्तन होता है। परिणाम क्या होगा भाई, इससे ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी, सूखा बढ़ेगा, बाढ़ आ सकती है क्योंकि हिमनद वगैरह पिघल जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब नेचर में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और हिमनद पिघल सकते हैं। आगे बात करें, कृषि, जल संसाधन हो गया, मानव जीवन प्रभावित होता है भाई इससे, और ये एक वैश्विक और दीर्घकालीन समस्या है जिससे निपटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे बात करते हैं ओजोन परत क्षरण की। ओजोन परत जो है भाई वायुमंडल की ओजोन परत है जो कि वायुमंडल की समताप मंडल वाली जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली, उसमें देखने को मिलती है ओजोन लेयर। और ओजोन परत क्षरण का मतलब क्या है, ओजोन परत का पतला होना या ओजोन परत में छेद होना, या ओजोन परत को नुकसान होना, ये क्या ओजोन परत का क्षरण कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या है भाई, जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो CFC है और अन्य हानिकारक रसायन है, गैसेज है। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि AC रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होगा, एमिशंस होगा CFC जैसी गैसेज का, ये उतनी ज़्यादा ओजोन परत को परेशान करेगी, ओजोन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगी, यानी उसका क्षरण करेगी। समझ रहे हो? अब ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली UV किरणें हैं, है ना, उसको फिल्टर करती है। आपने सुना होगा हानिकारक जो है UV रेस, पराबैंगनी किरणें, उसको फिल्टर करके डायरेक्ट जो फिल्टर करके हमारे पास तक भेजते ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, है ना। अगर मान लो ये फिल्टर होके ना आए UV किरणें, तो इस समय त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और फसलों का नुकसान हो सकता है। और ये मुख्यतः जो ऊपरी वायुमंडल से जुड़ी समस्या है। समझ रहे हो भाई? आगे चलते हैं। अगला जो डिफरेंस हमको जानना है वो है शांत घाटी आंदोलन बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है भाई शांत घाटी आंदोलन, या इंग्लिश में कहूँ तो साइलेंट वैली मूवमेंट। तो पहली बात, ये केरल से जुड़ा आंदोलन है, ध्यान रखना, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी है उससे जुड़ा आंदोलन है जो केरल के अंदर है। उद्देश्य क्या था भाई इस आंदोलन का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और जैव विविधता की रक्षा करना, जो कि हमको शांत घाटी में देखने को मिलती है केरल की। ठीक है, कारण क्या है भाई इसका, यहाँ पर कोई जल विद्युत परियोजना लाई गई थी शांत घाटी के अंदर, जिससे यहाँ की जो जैव विविधता है, जंगल है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो जंगल नष्ट होने का खतरा था, इसलिए यहाँ पर जो है विरोध करा जा रहा था, ये आंदोलन चलाया गया था। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने काफी समर्थन दिखाया, तभी जो है सफल हो पाया शांत घाटी आंदोलन। परिणाम क्या हुआ भाई, परियोजना यहाँ पे लाई गई थी वो रद्द हो गई और क्षेत्रों को यहाँ पर संरक्षित कर लिया गया। आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करूं तो ये मध्य भारत की नर्मदा घाटी में चला एक जन आंदोलन है। उद्देश्य क्या था, बड़े बांधों से होने वाले जो विस्थापन है और जो पर्यावरण नुकसान होता है उसका विरोध यहाँ पर करना था नर्मदा घाटी के अंदर। ठीक है भाई, तो बड़े बांधों सबको पता है क्या होता है भाई, वहाँ पे जो आसपास लोग रह रहे होते हैं उनको विस्थापन करना पड़ता है वहाँ से, और पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। कारण क्या था भाई इस आंदोलन करने का, जो सरदार सरोवर जैसे बांध है ना, इनसे गाँव का डूबना, क्योंकि अगर ये बांध बनते हैं, है ना, तो इससे गांव डूब जाते हैं आसपास के। अगर मान लो सरदार सरोवर बांध है, अगर इनके टाइम पे मरम्मत ना कराई जाए तो क्या होगा भाई, आसपास के गांव डूब सकते हैं, दिक्कत आ सकती है ना। आदिवासी और किसानों का पुनर्वास की मांग जो यहाँ पर उठती है, मतलब कि अगर यहाँ पर उनको विस्थापन झेलना पड़ रहा है तो उनको ऐसी जगह पे भेजो ताकि वो फिर से वो कई जगह पे रह सके। ठीक है भाई, परिणाम क्या निकल कर आया, विकास बनाम पर्यावरण पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। ठीक है, सफल तो अब कह लो भाई नहीं हुआ है क्योंकि, है ना, लेकिन विकास और पर्यावरण पर जो राष्ट्रीय बहस बहुत हुई है, इसका परिणाम निकला
ध्यान आपको रखना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं बायोगैस और पेट्रोलियम में डिफरेंस की। बायोगैस क्या होता है? जैविक कचरे से बनती है, अभी ध्यान रखना है। बायोगैस जैसे गोबर, पौधों के अवशेष हो गए। और नवीकरणीय ऊर्जा है एक तरह से बायोगैस, आपको ध्यान रखना, जो कि बार बार बनाई जा सकती है जैविक कचरे से। ये प्रदूषण कम करते हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर है। गांव में खाना पकाने के लिए, बिजली के लिए उपयोगी है ये बायोगैस। पेट्रोलियम की बात करूं तो धरती के भीतर लाखों साल में बनता है ये, और ये अनवीकरणीय है, मतलब एक बार एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया तो फिर से नहीं बन सकता है, और ये सीमित मात्रा में है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। जलाने से प्रदूषण बहुत बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ईंधन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है भाई, आगे चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट की। तो औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? तो कारखानों से निकले, फैक्ट्रीज से निकले, सीधी सी मतलब है ना भाई। इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, भारी धातुएं होती हैं, तेल, विषैले तत्व होते हैं। और यही क्या होता है भाई, नदियों, मिट्टी, भूजल को प्रदूषित करता है। नदियों में बहा दोगे तो नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी, है ना। जहाँ पर ये काम चल रहा है तो वहाँ के आसपास की जो मिट्टियाँ होती है वो प्रदूषित रहती है, और भूजल भी जो है ये प्रदूषित होता है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर में जो प्रदूषण है ये चले जाता है। और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, जैसे कि त्वचा रोग, सांस की समस्या होती है आसपास के रीजन से बहुत। और इसका उचित उपचार और सुरक्षित निपटान बहुत जरूरी है। ध्यान रखना है किसका? औद्योगिक अपशिष्ट का। आपने देखा होगा कहीं आसपास क्या होता है, इन ढेर लगा दिया जाता है इन कचड़ों का। ठीक है, जिससे डंपिंग साइट बन जाती है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आगे हम बात करें कृषि अपशिष्ट की। तो खेती से निकलने वाला कचरा जो होता है उसको कृषि अपशिष्ट बोलते हैं। इसमें जो है फसल के अवशेष हो जाते हैं, पराली हो गई, गोबर हो गया, पत्तियाँ हो जाती हैं, वो सब कृषि अपशिष्ट के अंदर आता है। और जो ये कचरा होता है जैविक होता है, और यानी कि सड़ सकता है ना। मतलब ये नहीं कि उसको भाई सड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये बस पड़ा ही रह जाएगा प्लास्टिक की तरह, ऐसी बात नहीं होती। जैविक होता है, सड़ सकता है ना, यानी आसानी से डिकम्पोज ये हो सकता है। और अगर सही उपयोग करें इस कचरे का तो एक खाद बन सकती है, कंपोस्ट बन सकता है, बायोगैस बनाई जा सकती है। और इसका पुनः उपयोग जो है ना, फिर से अगर उपयोग करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है ना, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर कचरा प्लास्टिक जैसा है तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका 10 मार्क्स में आता है डायरेक्ट। ठीक है भाई, बांधों के निर्माण के लिए विभिन्न पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की जाए। कहने का मतलब है कि अगर बांध का निर्माण कराते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आती ही आती है। ठीक है भाई, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। आपको पारिस्थितिक प्रभाव बताने और सामाजिक प्रभाव बताने क्या होते हैं, समझ आ रहा है भाई? देखो, अगर बात करें बांधों का निर्माण क्यों होता है, बांधों का निर्माण भाई बिजली उत्पादन, सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए करा जाता है। हालांकि इससे विकास में मदद मिलती है, आपको पता होगा। लेकिन इसके भाई पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरे होते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिक प्रभाव की, यानी कि एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो बांध बनने से क्या होता है ना भाई, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, अगर बांध के ढंग से मेंटेनेंस ना हो, है ना। और वनों, इससे अब देखो बांध बना रहे हो तो आसपास की जगह चाहिए होती है, तो वनों की कटाई भी होती है। और प्राकृतिक आवास जो नष्ट हो जाते हैं, जो वनों की जो पौधे हैं, है ना, वहाँ के जो स्पीसीज हैं, जीव रह रहे हैं, तो उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। और जो जैव विविधता है ना, जो जीवों की डाइवर्सिटी है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो जाता है। मछलियाँ और जलीय जीव जो हैं उनका जीवन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो भाई, नदियों के पानी के प्रभाव को रोक रहे हो, कंट्रोल्ड कर रहे हो, है ना। और बांधों में गाद जमा हो जाती है, क्योंकि नदी का पानी यहाँ पे रोका जाता है, उसके पानी, उसके प्रभाव को, उसके फ्लो को कंट्रोल करा जाता है। तो होता क्या है इससे, जो नदी अपने साथ गाद लेके आती है ना, वो बांधों में जमा हो जाती है, जिससे जल भंडारण क्षमता कम हो जाती है, घटने लग जाती है किसकी, बांधों की। अब सामाजिक प्रभाव की बात करूं भाई, तो बांधों के कारण क्या हो रहा है, लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। गांव, घर, खेत डूब जाते हैं। ये सामाजिक प्रभाव है कि समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, मतलब कि लोगों को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ती है, तो उनके घर वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे उनको वही, उनको फोर्स भी करा जाता है यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, जहाँ पर बांध वगैरह बनाया जाता है, तो गांव, घर, खेत सब डूब जाते हैं, क्योंकि बांध बन रहा है भाई। आदिवासी और किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं भाई, जहाँ पर बांध बन रहा होता है। और विस्थापित लोगों तो कई बार क्या होता है, उचित मुआवजा नहीं मिलता। मान लो कि ऐसी जगह पर बांध बनाया जा रहा है जहाँ पर किसी का घर आ रहा है, मतलब रास्ते में किसी का घर आ रहा है जहाँ पर बांध बना रहे हैं, तो वहाँ से उसको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी काम है भाई। तो ऐसे में क्या होता है, उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। काफ़ी ये सामाजिक प्रभावित है भाई, क्या है। और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, मतलब उसको फिर से ढंग से, उसको दूसरी जगह पे उसको आवास नहीं मिलता है, तो समस्या आती है। ठीक है,
और लोगों की जो पारंपरिक आजीविका है, जो लोग सालों से किस जगह पर रह रहे थे, कमा रहे थे, तो लोगों की जो पारंपरिक आजीविका होती है, जिससे अपना पेट पाल रहे होते हैं, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव। आई होप आपको समझ आएगा सारा कुछ। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, एकलव्य स्नातक वन के नाम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, आप यूनिट देख लो। ठीक है, मैंने वन शॉट बनाई है इससे पहले, उसको आप जरूर देख लेना और इसको देख लेना। आपके मार्क्स कट जाए तो आप मुझे बता देना कमेंट में। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और आगे बात करें, वीडियो पसंद तो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।